नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और इसके पहले कि हम आज का एमसीक्यू करें दोस्तों, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आपके छोटे भाई बहन जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री बीएड या प्री डीएलएड का, जिसका एग्ज़ाम होना है 22 मई को, तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में केवल इनके लिए अलग से बैच चलाया जा रहा है। और ये बैच आपका 24 मार्च यानी कि दिन सोमवार से स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। इसके अलावा यदि आपको आबकारी आरक्षक की तैयारी करना है तो बिल्कुल आप आबकारी आरक्षक की भी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा तिथि 27 जुलाई 2025, पद आपका 200, योग्यता है आपका 12वीं पास। और इसका भी एकदम अलग से फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि आपके 24 मार्च से संचालित है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपके आबकारी आरक्षक के लिए हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है, आप पीछे देख ही सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा तैयारी करवाया जाएगा। और यदि कुछ भी दिक्कत होता है तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप सभी को पता है, सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन से आप ये क्लास परचेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, ताकि हम इसके लिए क्या कर पाएँ, आपसे जुड़ पाएँ। और अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की ओर। आज हमें कौन कौन से वो ख़तरनाक किस्म के प्रश्न करने हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, आप सभी के लिए एकदम आसान प्रश्न। पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? बताइए दोस्तों, किस वर्ष से लागू हुआ है? वर्ष 1996, वर्ष 1997, वर्ष 1995, वर्ष 1998। पेशा अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? पेशा अधिनियम के बारे में बात कर रहा है। वर्ष 1996, वर्ष 1997, वर्ष 1998 या वर्ष 1995। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है? ठीक है, दे रहा हूँ। पेशा अधिनियम के बारे में यदि बात किया जाएगा तो अधिनियम कब आया था पूछेगा तो याद रखना है 1995 को। अधिनियम कब आया था? 1995 में। लेकिन लागू कब से हुआ है पूछेगा तो याद रखना है वर्ष आपका 1996 से। कब से? आपके वर्ष 1996 से लागू हुआ है। वहीं पेशा अधिनियम के लिए हम कौन सी समिति का नाम जानते हैं? तो याद रखना है भूरिया समिति। कौन सी समिति है आपकी? भूरिया समिति है, याद रखना है। किस अधिनियम के लिए? पेशा अधिनियम के लिए। कौन से अधिनियम के लिए? पेशा अधिनियम के लिए याद रखना है भूरिया समिति। ये आपका वर्ष 1995 में अधिनियम लेकर आया था और 1996 में ये अधिनियम आपका लागू हुआ था। तो बिल्कुल मेरे जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर सही है। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1996। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए।
लिखा हुआ है ई। ई का मतलब क्या होता है, ठीक है, ई पंचायत प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो पंचायत के जितने भी आपके कामकाज हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाना, सारे दस्तावेज को ऑनलाइन आपका क्या करना, अपलोड करना गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका लाया गया था क्या, तो याद रखना है इन सारी चीज़ों के लिए आपका लाया गया था पंचायत ई प्रोजेक्ट, जो कि आपका कब आया था यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है 26 जनवरी 2005। कब लाया गया था, 26 जनवरी 2005 को आपका ई पंचायत प्रोजेक्ट का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, बताइए। पंचायत सांख्यिकीय युक्तिकरण वी.आर. राव। दूसरा, पंचायती राज प्रशिक्षण एस.एस. त्रिवेदी। तीसरा, पंचायत और सहकारिता के संबंध में एस.डी. मिश्रा के कार्य समूह। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन जीवीके राव समिति। चलिए बताइए जी क्या हो जाएगा जी, बताइए। चलिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं पंचायती राज का प्रशिक्षण, तो पंचायती राज का प्रशिक्षण आपके एस.एस. त्रिवेदी ने नहीं बल्कि किसने दिया है, रामचंद्रन समिति। कौन सी समिति है, रामचंद्रन समिति, ठीक है। बाकी आपका पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण, दूसरा है आपका पंचायती राज और सहकारिता के संबंध में, तो मैंने आपको करवाया भी था एस.डी. मिश्रा, एस.डी. मिश्रा। और एस से क्या याद रखना है, सहकारिता। एस से क्या याद रखना है, सहकारिता। एस से क्या याद रखोगे, सहकारिता याद रखना है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज प्रशिक्षण के बारे में बात करेगा तो रामचंद्रन, ठीक है। पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण के बारे में बात कर रहा है। दूसरा आपका यदि मैं बात करूं पंचायती राज के प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी। जितने भी बच्चों का आंसर आ रहा है ए, सी और डी, इन सारे बच्चों का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, संविधान के अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, बताइए। पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हम 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे आपके क्लास में, पर ये क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो है, संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। पंचायत चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य। बी, नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण। सी, नगर पालिकाओं में संविधान। और डी, नगर पालिकाओं की रचना। संविधान का अनुच्छेद 243 संविधान का अनुच्छेद 243 किसके बारे में बात करता है, नगर पालिकाओं की रचना, बिल्कुल नहीं। नगर पालिकाओं के संविधान, नगर पालिकाओं के सीटों में आरक्षण, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के चुनाव के लिए प्रावधान है, बताइए। पंचायत के चुनाव के लिए प्रावधान है। चलिए बताइए। ठीक है, तो एल के बारे में यदि बात करेगा तो याद रखना है, सर आपको वहीं पर रख दिया हूँ ना, ओके। पंचायत क्षेत्र में लागू होना के बारे में बात करता है 243 एल। 243 जे क्या कहता है आपका, संपरीक्षा। क्या कहता है आपका, संपरीक्षा, पंचायतों की संपरीक्षा। के क्या कहता है आपका, निर्वाचन के बारे में। और पंचायतों के चुनाव, उसी को कहते हैं हम चुनाव, या उसी को ही हम कहते हैं निर्वाचन, ठीक है। तो बिल्कुल निर्वाचन के बारे में कौन बात करता है आपका, 243 के। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, आंसर क्या होगा, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या कह रहा है, संविधान के 16 क्या कह रहा है, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है। ए, संविधान की 8वीं अनुसूची।
बी संविधान की 12वीं अनुसूची, सी संविधान की 11वीं अनुसूची, या डी संविधान की 10वीं अनुसूची? चलिए बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें राज्य कानून के द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है। तो 8वां अनुसूची के बारे में बात करोगे, किसके बारे में बात करोगे? 8वां अनुसूची के बारे में जब आप बात करोगे तो 8वां अनुसूची आपका कहता है भाषा के बारे में। किसके बारे में बात करता है? भाषा। याद रखना है, यदि भाषा के बारे में मैं थोड़ा सा और बात करूं तो स्टार्टिंग में जब आपका भाषा दिया गया था, यानी कि जब 14 मूल संविधान कहूं या संविधान बनने के समय, मूल संविधान या आपके संविधान बनने के समय की यदि मैं बात करता हूं, मूल संविधान या संविधान बनने के समय की बात करता हूं, तो कितना भाषा था? 14 भाषा। कितना था? 14 भाषा। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितना भाषा है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, वर्तमान में हमारे पास 22 भाषा है। अब 14 से 22 तक पहुंचने के लिए हमने कोई ना कोई क्या किया होगा? संशोधन। उसी में एक संशोधन आपको याद रखना है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1967 में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1967 में, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और ये आपके 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। सिंधी मूलतः आपके राजस्थान प्रांत की बोली जाने वाली भाषा है, मुख्य रूप से आपके सिंधी उसी एरिया में बोला जाता है। तो याद रखना है, स्टार्टिंग में जब संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम आपके पास केवल 14 भाषा था। कितना भाषा था? 14। बाद में संशोधन हो के अभी वर्तमान में कितना है हमारे पास? 22 भाषा। सबसे पहला जो भाषा से रिलेटेड संशोधन हुआ वो कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें आपके सिंधी भाषा को क्या किया गया? जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया 15वीं भाषा के रूप में, और ये आपका 15वां भाषा बन गया। इसके बाद में आगे बात करूं तो आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ था, और 71वां संविधान संशोधन हुआ था आपका कब? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, जिसमें आपका क्या जोड़ा गया? नमक। 71वां संविधान संशोधन में आपका क्या जोड़ा गया? नमक। न से आपका नेपाली, न से आपका नेपाली, म से आपका मणिपुरी, म से आपका मणिपुरी, और क से हुआ आपका कोंकणी। क से क्या हुआ आपका? कोंकणी। दूसरा चीज़, ये तो हो गया 71वां संविधान संशोधन। तो 15वां भाषा तक हम पहुंच चुके थे, ये आपका हो गया 16वां, ये 17वां, और ये 18वां भाषा कोंकणी, जो कि आपके गोवा क्षेत्र में बोला जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक और संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था आपके 2003 में, जिसके तहत हमें 4 और भाषा मिला, जिसमें है आपका बोडो, और है आपका डोंगरी, और है आपका मैथिली, और है आपका संथाली। इन भाषाओं को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को जोड़ा गया। तो बोडो से याद रखना है, बोडो का मतलब ये हो गया आपका 18 तक हम पहुंच गए थे, 19वां भाषा, ये आपका 20वां भाषा, ये आपका 21वां भाषा, और ये आपका 22वां भाषा। तो हुआ कितना? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये आपके कितने हो गए? 19, 20, 21 और 22। और 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 2003 में। ये आपको याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 2003 में। तो याद रखना है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से आपका 8वां अनुसूची खत्म हुआ। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपका 12वां अनुसूची, 12वें अनुसूची के बारे में यदि मैं बात करूं तो 12वां अनुसूची किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से। किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से। वहीं आपका 10वां अनुसूची के बारे में बात करूं तो ये आपका दल बदल है। दल बदल के लिए स्पेशली संशोधन की बात करोगे तो आपका संशोधन है 52वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1985 में हुआ था, और इसके तहत दल बदल का अनुसूची जोड़ा गया था। पेपर में आपसे पूछा है जो विषय होते हैं, पंचायतों में कितने विषय होते हैं? आपके 29 विषय होते हैं। और पंचायती राज के बारे में यदि पेपर में प्रश्न पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? संविधान की
11वीं अनुसूची। तो मेरे जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सी 11वीं अनुसूची, बिल्कुल उन बच्चों का प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला, पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं बात करूं 243 ए, किसके बारे में बात करूं, 243 ए, तो 243 ए किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है ए कहता है आपका ग्राम सभा। ए किसके बारे में बात करता है, ग्राम सभा। बी किसके बारे में बात करता है, गठन। बी किसके बारे में बात करता है, गठन। बी जब आप बनाओगे तो देखना गठान गठान में बनता है। बी जब बनाओगे तो देखना क्या बनता है आपका, गठान गठान में। सी से क्या बनता है आपका, स, और स से याद रखना है आपको संरचना। सी से क्या बनेगा, स, और स से क्या बनेगा आपका, संरचना। सी से क्या बनेगा आपका, स, और स से क्या बनेगा आपका, संरचना। वहीं डी के बारे में यदि मैं बात करूं तो डी क्या कहता है, आपके आरक्षण के बारे में बात करता है। डी किसके बारे में बात करता है, आपके आरक्षण के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 243 डी। अनुच्छेद क्या होगा, 243 डी। अब 243 डी ये तो आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही है। तो अब मैं आरक्षण के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, बच्चे कन्फ्यूज़न ना हो जाए आगे चल के, इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आरक्षण आपका दो भागों में बंटा रहता है, एक आपका 73वां संविधान संशोधन और एक आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस में है, तो 243 डी। 73वां संविधान संशोधन के बारे में बात करेगा तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन किसके बारे में बात करता है, भारत के बारे में। और भारत के मामले में जब बात करेगा तो यहाँ पर केवल एसटी और एससी को आरक्षण दिया गया है पंचायतों में। पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार एसटी एससी के साथ साथ आपके ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर 1/3 या 33% महिला, 1/3 या 33% महिलाओं को क्या दिया जाता है, आरक्षण। और वहीं यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में 1/2 या 50% महिलाओं को क्या दिया जाता है, आरक्षण। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है, आपके अनुच्छेद 243 डी में। याद रखने का तरीका, डी से क्या होगा आपका, डिस्काउंट। डी से क्या होगा आपका, डिस्काउंट। आप जब भी सामान लेने जाते हो तो हर जगह क्या मांगते हो, क्या मांगते हो, डिस्काउंट। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 243 डी में आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अगला प्रश्न, 11वीं अनुसूची में 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, बेहद आसान। चलिए बताइए कितने विषय रखे गए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद बताइए। ग्यारहवां अनुसूची किसके बारे में बात करता है, 29 विषय। 11वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है, आपके 29 विषय के बारे में बात करता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो 11वां अनुसूची के लिए आपका संशोधन कौन सा हुआ है, तो याद रखना है 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसके तहत 11वां अनुसूची में क्या चीज़ को डाला गया है, तो आपके पंचायती राज को। और याद रखना है पंचायती राज में कितने विषयों को डाला गया है,
तो याद रखना है 29 विषयों को डाला गया है। कितने विषयों को डाला गया है? 29 विषयों को डाला गया है, याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख किया गया है? चलिए बताइए ध्यान से पढ़ के, इसका आंसर क्या होगा? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख है? किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख है? तो ए आपको याद रखना है भाग, IX, I 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख है? यदि ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान का उल्लेख है। यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो भाग 3 तो आपके मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। भाग 3 किसके बारे में बात करता है? आपके मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद कहेगा तो कहाँ से कहाँ तक? आपके 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद कहेगा तो 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। वहीं आपके भाग 6 के बारे में बात करेगा तो भाग 6 आपका राज्य है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। और भाग 9 जिसमें यही आपका आंसर होगा, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 243 ए से लेकर ओ तक हम पढ़ते हैं पंचायतों के बारे में। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? जितने भी बच्चों ने आंसर टिक किया है ए वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल आपका क्या है? सही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्ति को परिभाषित करता है। बताइए क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत की समिति के बारे में बात कर रहा है। एक चीज़ जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, अगर धारा 46 कहेगा, धारा 47 कहेगा, तो ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। 46 कहता है ग्राम पंचायत की स्थायी समिति। किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के बारे में बात करता है। धारा आपका 46। धारा 47 किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है धारा आपका 47 किसके बारे में बात करता है? तो 47 में आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? धारा 47 में आप लोग याद रखना कि धारा 47 के बारे में यदि बात किया जाएगा तो लोगों को लगता है कि इसमें केवल जनपद पंचायत होगा, पर आप सभी को मैं बता दूं, जनपद और जिला पंचायत, जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में यदि बात करेगा, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में यदि बात करेगा तो याद रखना है वो धारा कौन सा है आपका? 47। धारा 36 क्या कहता है? आपके निर्हरताओं के बारे में बात करता है कि कौन कौन सा वो कंडीशन है जिसमें आपके पंचायत के पदाधिकारी निर्हरता हो जाएंगे। 23 क्या कहता है? आपका खंड का निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन के बारे में बात करता है। खंड का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के बारे में बात करता है आपका 23। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और आंसर क्या होगा आपका? 47। आंसर क्या हो जाएगा? 47। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के बीच यदि विवाद हो जाता है,
तो उनके मामलों का निपटारा के लिए आपने कौन सा धारा पढ़ा है? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इसका आंसर गलत कर पाएगा। दो पंचायतों की मध्य यदि विवाद होता है, मैंने क्लास में बताया भी था आपको, कौन सा धारा हो जाएगा? धारा आपका 90। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90। और बिल्कुल आपके छोटे भाई बहन यदि प्री बीएड या प्री डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। बैच स्टार्ट हो चुका है 24 मार्च से, और बिल्कुल आप इसे क्या कर सकते हैं? ज्वाइन। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों क्लासेस संचालित है, ऑनलाइन घर बैठे भी क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आपके आबकारी आरक्षक प्रवेश प्रारंभ हो चुका है आबकारी आरक्षक का, तो याद रखना है परीक्षा तिथि 27 जुलाई 2025 को। पद आपका 200, योग्यता आपका 12वीं पास, और इसको भी बिल्कुल क्या हो स्टार्ट हो चुका है, बैच स्टार्ट 24 मार्च से। और बिल्कुल इस नीचे दिए गए नंबर पे आप फिर से एक बार क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो। आबकारी आरक्षक का पोस्ट अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी 0 है, सिर्फ आपका हाइट और लड़कों का चेस्ट और लड़कियों का केवल हाइट बस मापा जाएगा। तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल क्या है? 0 है। बिल्कुल हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुका है, कंटिन्यू क्लास भी चल रहा है, और बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। और कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताइएगा फिर, ठीक है। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे एमसीक्यू लेकर मिलते रहेंगे रोज़। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।